अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 19 के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आप लास्ट क्लासेस में मेरे साथ फ़िज़िकली अवेलेबल थे और रीसेंट जो क्लास हमारी हुई थी सैटरडे को, तब हमने इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट का नया टॉपिक शुरू किया था, IAS 36। उससे पहले हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हम फिनिश कर चुके हैं, जो हमारा मेजर टॉपिक था पहले 18 लेक्चर्स के अंदर। इसमें जो बेसिक्स थी मैंने आपको बताई, कुछ हमने एग्जांपल्स भी की बुक से, कोई 8-9 के करीब। थोड़ा सा मैं फिर उसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको रिकन्फर्म हो जाए कि ये स्टैंडर्ड असल में कहता क्या। देखो, इम्पेयरमेंट का जब वर्ड बोला जाता है तो उससे मुराद होता है रिडक्शन इन कैपेसिटी ऑफ नॉन करंट एसेट, रिडक्शन इन यूज़फुल लाइफ ऑफ द नॉन करंट एसेट, और अल्टीमेटली वो क्या करती है रिडक्शन, वो आपके एसेट की वैल्यू को कम करती है। इसका मतलब वर्ड जो इम्पेयरमेंट है वो नेगेटिव सेंस में है, पॉजिटिव में नहीं। ये इंडिकेट करता है कि आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई है, इंडिकेशन ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब देखो, आपने PRC में भी पढ़ा था कि एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता, वो जहाँ जहाँ पे आपको उसे नज़र आता है कि आप एसेट्स को ओवरस्टेट कर रहे हैं, तो वो आपको रोकता है कि एसेट्स शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। अगर आपको लग भी रहा है कि एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो आप फ़ौरन उसको कम कर दें, उसको आपने ओवरस्टेटेड नहीं करना। तो उसी कॉन्सेप्ट की वजह से फिर ये स्टैंडर्ड बना IAS 36 कि अगर आपकी कैपेसिटी कम हो गई एसेट की, वो उतना यूज़फुल नहीं रहा जिस तरह आप समझ रहे थे, यानी अल्टीमेट वो उतने इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको कमा के नहीं देगा जो आप सोच रहे थे, तो इट मीन्स कि उसकी वैल्यू कम हो गई है। अब कम होने का अंदेशा होगा, तो फिर हमने पढ़ा था कि पहले स्टेप में कि एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, ये स्टैंडर्ड कहता यही है कि रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे आपने असेस करना है कि कोई इंडिकेशन एग्जिस्ट तो नहीं कर रही कि इम्पेयरमेंट हो गई है, कोई निशानी ऐसी आपको मिले जिससे पता लगे कि इम्पेयरमेंट हो गई है, एसेट में बी इम्पेयर्ड। तो आपने वो जो इंडिकेशन ढूंढनी है दैट एसेट में बी इम्पेयर्ड, अब अभी आपको क्लियर नहीं है, मैं लिख रहा हूँ कि वाकई वो हो गया, वो फिर हमने उस दिन पढ़ी थी। कितनी तरह की इंडिकेशंस थी? 2 तरह के। एक थी इंटरनल इंडिकेशंस, एक क्या थी? एक्सटर्नल। जो इंटरनल थी, फॉर एग्ज़ाम्पल उस दिन हमने सारी पढ़ी, मैं एग्जांपल देता हूँ कि एसेट्स आपका डैमेज हो गया, ब्रेक हो गया, वो उस तरह से उसकी शक्ल नहीं रही जो पहले नए एसेट की थी। अब ऑब्वियसली अगर डैमेज्ड हो गया, ब्रेक हो गया, तो उसकी कैपेसिटी क्या नज़र आ रही है? कम हो जाएगी, वो उतना यूज़फुल नहीं रहेगा। यहाँ आपको यूज़ करते करते पता लगा कि एसेट की अब यूज़फुल लाइफ जो हमने सोची थी उतनी नहीं है, वो कम हो गई है। क्या हो गई है? कम। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका एसेट इम्पेयर हो सकता। एक्सटर्नल की बात करें तो आपका एसेट, आपकी तरह का एसेट मार्केट में उसने सडन वैल्यू उसकी कम हो गई है बहुत ज़्यादा, जितने का आपने ख़रीदा था उतने का अब नहीं है, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या हो गई है? लूज़ हो गई है। और ड्यू टू टेक्नोलॉजी हो सकता है, आपकी टेक्नोलॉजी अब पुरानी होगी, उस तरह के नए मॉडल्स आ गए हैं, तो आपके मॉडल की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। इसी तरह आप कह सकते हैं जी, मार्केट के अंदर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन इस तरह के आए, इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हुई जिसका इफ़ेक्ट आपकी कंपनी पे एडवर्स पड़ा। अब एडवर्स पड़ने से कंपनी के शेयर की वैल्यू हो गई कम। अब आप अपने नेट एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा शो कर रहे हैं, मार्केट आपके शेयर्स की बेस पे आपकी कंपनी की वैल्यू कम दिखा रही है। तो ये भी शो करता है कि आपने एसेट्स को ओवरस्टेट किया हुआ है, मार्केट आपके एसेट्स को उस तरह वैल्यू नहीं कर रही जिस तरह आप कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं। IAS 36 ये कहता है कि कोई भी कंडीशन, चाहे एक्सटर्नल है, चाहे एक्सटर्नल है, चाहे इंटरनल है, एक भी इंडिकेशन एग्जिस्ट कर रही हो तो आपके ज़िम्मे है कि आप उसकी बेस पे, मैं कह सकता हूँ, इम्पेयरमेंट टेस्ट करें। यानी अगर आपको इंडिकेशन नज़र आ रही है तो आप क्या करें? इम्पेयरमेंट टेस्ट।
और इस टेस्ट के अंदर एक वैल्यू कैलकुलेट होती है जिसको कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट। कौन सी अमाउंट? रिकवरेबल। ये रीवैल्यूड अमाउंट नहीं है, IAS 36 नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट कोई चीज़ है। इसका फार्मूला उस दिन हमने पढ़ा था हायर ऑफ। दो वैल्यूज़ निकालेंगे, उसमें से हायर जो होगी दैट इज़ कॉल्ड रिकवरेबल अमाउंट। पहली थी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और दूसरी थी वैल्यू इन यूज़। क्या थी? वैल्यू इन यूज़। अच्छा, अब ये दोनों का मतलब उस दिन भी मैंने समझाया था, फिर मैं थोड़ा सा समराइज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब है एसेट हमें लग रहा है कि अब वो हमारा उस कैपेसिटी में नहीं रहा, वो इम्पेयर हो गया है, तो एक तो हमारे पास ये चारा होगा कि उसे हम बेच दें और उसकी जगह नया अच्छा एसेट ले लें। तो ये स्टैंडर्ड कहता है अगर आप बेचेंगे तो आप आज बैठ के पता लगाएं कि बेच के आप कितने पैसे रियलाइज़ कर सकते हैं, कितने का बिकेगा, और बेचने पे आपके खर्चे कितने होंगे वो लेस कर दें। नेट जो आप रियलाइज़ करेंगे वो फार्मूला किस में फिट होगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में। जैसे इन्वेंट्री में NRV समझ लो, उस तरह की ये बात हो रही है। तो अगर आपकी कोई चीज़ आपके पास पड़ी है, जैसे आपका अपना पर्सनल बाइक हो और आपको लग रहा हो जी अब बार बार ख़राब होता है, तो एक आपके जहन में होगा कि यार इसको मैं बेच दूँ फ़ौरन, और एक होगा यार जितनी देर चलता है मैं चला लूँ। बी पार्ट में यही है कि आप कंप्रोमाइज़ करेंगे कि चलो अभी चल तो रहा है, हम देख लेते हैं कितनी देर और चल सकता। और अगर वो आप कहें जी 2 साल मज़ीद मुझे हमें लगता चल जाएगा, तो आप आने वाले 2 साल में देखेंगे ये आपको कितने बेनिफिट्स दे सकता। उन बेनिफिट्स को, फ्यूचर के बेनिफिट्स को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना, मैं कह सकता हूँ फ्यूचर कैश फ्लोज कहते हैं उसे। यानी आप अगर उसे बेचेंगे नहीं और फ्यूचर में यूज़ करेंगे तो फ्यूचर कैश फ्लोज जो आप अर्न करेंगे, ये स्टैंडर्ड कहता है उन फ्यूचर कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करो डिस्काउंट फैक्टर से। कैसे करो? प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आपने उनको कहाँ लेके आना है? प्रेजेंट वैल्यू पे। क्योंकि आज बैठ के आप इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं ना, आज ही देख रहे हो बिकेगा तो कितने का बिकेगा, तो आपने जो फ्यूचर में कमाने हैं बेनिफिट्स उनको भी आज की वैल्यू में लाएंगे। जैसे सपोज़ करो एक साल बाद कैश फ्लो 100 है और डिस्काउंट रेट 10% है, उसका फार्मूला होता है 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, IR लिख लो जो भी है, और उसकी पावर -n। मैं कहूँ जी हमारा 10% रेट है, तो 1 प्लस 0.10 उसकी पावर 1 लेंगे हम कैलकुलेटर पे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे ही मैं अप्रॉक्सीमेट कह रहा हूँ जी, तो 90 रुपये आ जाती है एक वैल्यू, कि जो एक साल बाद 100 रुपया है वो आज की टर्म्स में कितना जी? 90 है। ये वैल्यू यूज़ निकालने का तरीका होगा, आपको इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट देगा, फ्यूचर कैश फ्लोज देगा, और आप मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यूज़। जितने साल वो कह सकता है फ्यूचर में यूज़ हो सकता है एसेट, सब की हम इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? वैल्यू इन यूज़ का। अब इन दोनों वैल्यूज़ जब आ जाएँ तो फिर आप क्या करते हैं? जैसे मैं अज्यूम करता हूँ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपकी 1000 आई, वैल्यू इन यूज़ 1500 आई। अब इनमें से हायर क्या जी? 1500। क्या जी? तो हम रिकवरेबल अमाउंट क्या कहेंगे? 1500। जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आप मूव कहाँ करेंगे? एसेट्स की कैरिंग वैल्यू की तरफ। किसी तरफ कि एसेट इस टेस्ट से पहले आपकी बुक्स में किस वैल्यू पे आ रहा है, आप उसे कितनी वैल्यू का एसेट समझ रहे हैं। आप जितने का समझ रहे होते हैं उसे कहते हैं कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू। यानी आप समझते हैं इतनी वैल्यू का एसेट रह गया है, इतना फ़ायदा फ्यूचर में हम इससे कमा सकते हैं। इसे WDV वैल्यू भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। और ये आपने पहले पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा है, इसका फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आपने देखना है कि जिस टाइम अब ये एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड ये टेस्ट कर रहे हैं, आपने रिकवरेबल अमाउंट 1500 निकाल ली, उस टाइम पे इस एसेट की अगर कॉस्ट में कहूँ 4000 थे और उस पे 1500 डेप्रिसिएशन आ चुकी थी और उसकी कैरिंग वैल्यू 2500 थी, तो अब आप जिस एसेट को 2500 का समझ रहे हैं, कितने का समझ रहे हैं? 2500 का। इस टेस्ट ने बताया कि वो तो अब 1500 का रह गया,
वो आपको 1500 के बराबर फ्यूचर में फ़ायदे दे सकता है, उसकी वैल्यू 1500 रह गई है, 2500 नहीं है। अब IAS 36 आपको ऑर्डर करता है कि फ़ौरन एसेट को 1500 पे लेके जाओ। किस पे लेके जाओ? और जो दरमियान में फ़र्क आ रहा है उसे इम्पेयरमेंट लॉस समझो। क्या समझो? तो ये स्टैंडर्ड असल में हमें इम्पेयरमेंट लॉस की तरफ लेके जाता है, जिसका फार्मूला क्या होगा? कैरिंग वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट। अब हमारी एग्जांपल में 2500 कैरिंग वैल्यू थी, रिकवर अमाउंट कितनी थी? 1500। तो कितना आएगा जी हमें इम्पेयरमेंट लॉस? 1000 का। कितने का? अब ये जो इम्पेयरमेंट लॉस आया है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। अगर मैं इसकी एंट्री देखूं, डबल करूं, तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, यानी मैं आगे प्रॉफिट एंड लॉस लिख देता हूँ, जैसे नॉर्मल खर्चे और बाकी लॉसेस वहाँ जाते हैं, 1000। और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। कई दफ़ा डायरेक्ट एसेट को भी क्रेडिट कर सकते हैं अगर आप अकाउंट कैरिंग वैल्यू पे बना रहे हैं। ये आपने पिछले स्टैंडर्ड में सीख लिया। अगर कॉस्ट के ऊपर एसेट का अकाउंट चल रहा है तो फिर अलहदा इम्पेयरमेंट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस का अकाउंट बना लें, जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बनाते हैं। और अगर आप नेट कैरिंग वैल्यू पे अकाउंट बना रहे हैं एसेट का, तो फिर जैसे डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट होता है, ये भी डायरेक्ट किसको क्रेडिट हो जाएगा? एसेट को। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो आपको डाटा बता देगा कि आपने डायरेक्ट एंट्री एसेट को क्रेडिट करनी है या वो कॉस्ट पे चला रहे हैं तो आपने एंट्री किसको करनी है? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अब इफ़ेक्ट क्या हुआ इस एंट्री का? 1000 का एक्सपेंस बन के लॉस कहाँ चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस में। और जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी, वहाँ ये 1000 रुपया लेस हो जाएगा। इसी फार्मूले के अंदर अगर मैं लेस करूँ, 1500 उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन थी, 1000 लॉस आ गया। जब लेस करेंगे तो आप उसी रिकवरेबल अमाउंट पे आ जाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो फार्मूला एक्सटेंडेड होकर क्या हो गया? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। और आफ्टर इम्पेयरमेंट एसेट को किस पे आना चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट पे। फिर आगे एक इम्प्लीकेशन होती है कि एसेट जब इम्पेयर्ड हो जाए तो उसके बाद उस पर फ्यूचर डेप्रिसिएशन जो लेनी है वो किस पे आनी है? रिकवरेबल अमाउंट पे। और उसको डिवाइड करना रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ पे। किस पे करना? रिमेनिंग पे। अगर मैं कहूँ जी 1500 जब हमारा रह गया तो हमने असेस किया है कि आने वाले, पहले ये इसकी यूज़फुल लाइफ 10 साल थी, अब हमने एस्टिमेट किया है कि रिमेनिंग लाइफ 3 साल रह गई है। कितनी रह गई? रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ 3 ईयर्स। अच्छा, यहाँ भी एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है। अगर वो आपको कहे जी ओरिजिनल लाइफ 10 साल है, 3 साल बाद इम्पेयरमेंट हुई और क्वेश्चन खामोश हो, तो फिर तो आप खुद रिमेनिंग निकालेंगे, 10 माइनस 3 कितनी निकलेगी? 7। और अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में खुद ही बता दे कि रिमेनिंग अब 3 रह गई है, कितनी रह गई, तो फिर उसकी बात माननी है, फिर अपना फार्मूला नहीं लगाना। तो अब अगर उसने खुद बता दिया 3 साल है, तो मैं अगर डेप्रिसिएशन लूँगा स्ट्रेट लाइन पे अगर है, तो मैं 1500 रिकवरेबल अमाउंट को 3 से डिवाइड करूँगा। अब फ्यूचर में हर साल कितनी आएगी डेप्रिसिएशन? 500 आएगी। तो ये सारी वो बेसिक्स थी जो हमारी लास्ट डे भी हुई डिस्कस। फिर मैंने इसको इसलिए किया कि आप रिकन्फर्म कर लें कि ये स्टैंडर्ड 36 का जो मेन इनिशियल कॉन्सेप्ट है वो ये है। इसके आगे छोटे मोटे और भी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे कह लो इनिशियल भी है और मेन भी कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें हमने कैलकुलेशन क्या करनी है? इम्पेयरमेंट लॉस का। तो अगर मैं सम अप फिर करूँ स्टेप्स को, तो सबसे पहले क्या होगा? रिपोर्टिंग डेट के एंड पे आप असेस करेंगे कि कोई इंडिकेशन एग्जिस्ट कर रही है इम्पेयरमेंट की, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर कर रही है तो आप इम्पेयरमेंट टेस्ट करके रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, जिसका फार्मूला क्या है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़। जब रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगी तो फिर आप उसे कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो फ़र्क को क्या कहेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस। हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि आप इम्पेयरमेंट टेस्ट करें और रिकवरेबल अमाउंट अभी भी कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा हो, तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे। वो एसेट जहाँ कैरिंग वैल्यू पे पड़ा है उसे वहाँ ही रहने देंगे। आपने तो टेस्ट ही किया था ना, लेकिन टेस्ट का रिज़ल्ट आ गया नेगेटिव, आप कहेंगे नील है लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस, कोई लॉस नहीं,
एसेट को 2500 पे ही रहना चाहिए। किस पे रहना चाहिए? अगर यहाँ रिकवरेबल अमाउंट आ जाती 3500, कितनी आ जाती? तो फिर हम 2500 पे रहने देते, फिर तो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ ही नहीं है। क्या नहीं हुआ? तो सिर्फ ये आगे मूव करेगा स्टैंडर्ड तब जब कैरिंग वैल्यू क्या है? ज़्यादा, और रिकवरेबल अमाउंट क्या है? कम, आफ्टर इम्पेयरमेंट टेस्ट। तो ये जी कहानी है नॉर्मल। अब ज़रा इसको आगे बढ़ाते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दोबारा करते हैं। हमने 8-9 एग्जांपल्स बस छोटी छोटी की थी, आपको याद है बुक्स से। ये मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं पुराने पेपरों से, वो आपको मैंने PDF में भेज दी हैं आपके ग्रुप में, और मैंने आपको साथ एक वॉइस मैसेज भी आपको याद होगा किया था कि आपने जब क्लास लेनी है तो उनको भी ओपन करना है, क्योंकि हम उनको डिस्कस करेंगे। तो फिर लेट्स स्टार्ट। हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं उस प्रैक्टिस को। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो जितना कुछ मैंने बोला थोड़ा इसको अपने दिमाग में कंफर्म करो, फिर स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास नोट्स भी हैं और इधर भी आपको नज़र आ रहा। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर मैं पहले पढ़ूं तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस इफ़ एनी एज ऑन 31 दिसंबर 2010। अच्छा, ये जो वर्ड है इफ़ एनी लिखा होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि इम्पेयरमेंट टेस्ट करें तो इम्पेयरमेंट लॉस ज़रूर आए। अगर रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है इवन आफ्टर इम्पेयरमेंट टेस्ट तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। वो तभी होगा जब कैरिंग वैल्यू ज़्यादा हो और इम्पेयरमेंट लॉस आपकी रिकवरेबल अमाउंट क्या हो? कम हो। अब क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ें तो उसने इसी डेट की कैरिंग वैल्यू खुद ही हमें रेडीमेड बता दी है कि 31 दिसंबर 10 को कैरिंग वैल्यू 6 लाख है। इसका मतलब ये तो हमें खुद ही कैलकुलेट करके दे दे। इसको कंपेयर किससे करना है? रिकवरेबल अमाउंट से। फिर खुद ही उसने बता दिया इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द मशीन हैज़ अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। थोड़ी देर बाद पहले मैंने बात की थी कि आफ्टर इम्पेयरमेंट एसेट को किस पे डेप्रिसिएट करते हैं? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे। वो बता दे तो उसी की बात माननी है, खुद से कैलकुलेट नहीं करना। ये भी उसने बता दिया। अब वो कह रहा है कि अगर तुम एसेट्स को यूज़ करते रहोगे आने वाले 5 ईयर्स में, जो आपको लगता है अभी रहते हैं, तो तुम इतनी नेट कैश फ्लोस कमा लोगे हर साल, क्योंकि 10 का साल है तो आने वाले 5 साल के हैं 11, 12, 13, 14 और 15। पहले साल वो कह रहे हैं 11 में 2 लाख कमाओगे अगर यूज़ करते रहोगे, 2012 में 2 लाख, 2013 में 1 लाख, 2014 में 1 लाख और 2015 में 1 लाख। और नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ 2015 आर एक्सपेक्टेड टू बी 5000। अच्छा, एसेट जब यूज़ हो जाएगा 5 साल तो आखिर में आप उसे बेच भी सकते हैं, और बेच के कितने पैसे कमा लेंगे आप? 5000, जिसे आप IAS 16 में रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। तो ये उसी का कॉन्सेप्ट है, रेजिडुअल वैल्यू या नेट डिस्पोजल प्रोसीड। फिर वो कह रहे हैं जी डिस्काउंट रेट दिया हुआ 10%, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि फ्यूचर की कैश फ्लोज को आपने इस डिस्काउंट रेट फैक्टर के साथ क्या करना है? डिस्काउंट, और क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। फिर आगे वो कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ मशीन 5,70,000। अगर आप यूज़ नहीं करते और बेच देते हैं, आज तो 570 का बिकेगा, लेकिन बेचने के लिए जो आपको ख़र्चा करना पड़ेगा वो 22,000 है। तो ये किसका फार्मूला लग जाएगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का। इसका मतलब है हमें रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है, फिर ही हम उसकी रिक्वायरमेंट तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कैरिंग वैल्यू इसके लिख लेते हैं। डेट क्या है जी जिस दिन ये कैरिंग वैल्यू बताई जी? 31 दिसंबर 2010। कितनी है भाई? कैरिंग वैल्यू कितनी है? 6 लाख है। अब यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं अपने रिकवरेबल अमाउंट के पहले एलिमेंट को, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल।
अब वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का डाटा बहुत आसान है। 5,70,000 का बिकेगा 22,000 का खर्चा करके, तो कितना आएगी फिगर जो? 5,48,000। उसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू इन यूज़। क्या निकालेंगे? उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, वहाँ रेफरेंस हम दे देंगे वर्किंग 1 का। जब मैं कर लूँगा वर्किंग 1 तो यहाँ फिगर लिखूँगा। अच्छा, कितने ईयर्स दिए मैं जी आपको? ऐसा इस तरह करके हम लिख रहे हैं। ईयर 1 आपका क्या? 2011, फिर 12, फिर क्या 13, फिर 14 और फिर क्या 15। ये ईयर्स दिए हुए जी आपको। और नेट कैश फ्लोज दी हुई हैं फ्यूचर की, नेट कैश फ्लोज। एक दिया जी 2 लाख, फिर दी 2 लाख, फिर दी 1 लाख, फिर दी, फिर अब यहाँ से हमने निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। क्या निकालनी? देखिए ये वैल्यू यूज़ निकालने का तरीका देख लें, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूमेरिकल पेपर में वर्किंग ही आपको नंबर दिलवाती है। फॉर्मेट भी नोट कर लें। रिक्वायरमेंट से कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ़ एनी ऑन 31 दिसंबर 2010। तो हमने जो वर्किंग विदन दी हमारे फॉर्मेट ही होगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल उधर ही दिखा दी। जो अलहदा करनी थी उसके लिए वर्किंग 1 का रेफरेंस दिया, और वहाँ कैलकुलेट हम क्या करने जा रहे हैं? वैल्यू इन यूज़। और वैल्यू इन यूज़ में हमने 3 कॉलम बनाए, एक ईयर्स का जो गिवन था, एक नेट कैश फ्लोज का, और अब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ये जो आपकी नेट कैश फ्लो है इसे किससे ज़रब देंगे? डिस्काउंट फैक्टर के साथ। किसके साथ? डिस्काउंट फैक्टर कितना दिया? 10%, यानी 1 + 0.10। उसकी पहले साल पावर कितनी होगी? 1। फिर दूसरे में क्या होगा? 2 लाख इंटू 1 + 0.10 पावर कितनी? -2। फिर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 + 0.10 पावर क्या? -3। ये फ्यूचर वैल्यू को किस पे लेके आ रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू। -4 -5। ये जी प्रोसीजर फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। और आपने ये ऑलरेडी क्यूएम के अंदर फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखी है। बताइएगा जी वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं? 181 818। आगे? ये बस? आगे? ठीक है, आगे? 301। आगे? 19। अब इसका टोटल कर लेंगे। अब ये जो टोटल आएगा उसे क्या कहेंगे? वैल्यू इन यूज़। क्या कहेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद हम टोटल करने लगे। कितना टोटल आता है? हाँ जी, 555 73 555 अच्छा, 555 वैल्यू इन यूज़ आ गई। ये हम फॉर्मेट में लिख देते हैं। और अब हमें पता है कि जो विच एवर इज़ हायर हो, क्या हो, वो क्या बनता है इन दोनों में से? रिकवरेबल अमाउंट। तो बताएं विच एवर इज़ हायर क्या, जो हम रिकवरेबल अमाउंट बनाएंगे? 548 है कि 555 है जी? 555 है। दैट इज़ विच एवर इज़ हायर। उसके आगे लिख देंगे 555 736। अब हम नज़र दौड़ाएंगे अपनी कैरिंग वैल्यू की तरफ, तो वो तो 6 लाख है। वो कितनी है? रिकवरेबल अमाउंट क्या हो गई है? कम हो गई है। इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस है। कितना इम्पेयरमेंट लॉस? दोनों का फ़र्क बता। 44 264
यही उसने पूछा हुआ था कि अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस है तो बता दो, और ये मैंने आपको बताया अगर इसकी डबल एंट्री करनी हो तो आप कैसे करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अच्छा वैसे ये मैं आपको वैसे करके दिखा रहा हूँ, पूछे तो करनी है वरना नहीं करनी। हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वैसे उसने एंट्री नहीं पूछी थी, उसने तो पूछा था मुझे कैलकुलेट करके बताओ क्या इम्पेयरमेंट लॉस। नहीं जी, ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन पे 1 किया, रीकन्फर्म कर लिया उस सारी डिस्कशन को जो लास्ट टाइम सैटरडे को हुई थी, ताकि मेजर इनिशियल एंड मेजर मैं कह सकता हूँ IS 36 का कॉन्सेप्ट हम ग्रैब कर लें। ठीक हो गया जी, इसको नोट कर लो भाई, और आपको सॉल्यूशंस भी बहरहाल PDF में आ जाएंगे। जो लोग देखेंगे मेरा लेक्चर ऑनलाइन, इस वर्किंग को ज़रा गौर से देख लो थोड़ी देर के लिए। वर्किंग स्टाइल्स देख लें, नोट कर लें। हमें भी जब इस तरह का क्वेश्चन करना है तो किस तरह एग्जामिनर को दिखाना है। हाँ ये ज़रूर है, आपको IS 16 की जो डोज़ मिल गई है रीवैल्यूएशन की और कॉस्ट मॉडल की थोड़ी कॉम्प्लेक्स वर्किंग डेप्रिसिएशंस की, उसके बाद ये कंपैरेटिवली आपको आसान लगेगा। ये स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा भी आपको ये तंग नहीं करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे अब बढ़ाते हैं हम थोड़ा सा। अगर ये नोट कर लिया तो साफ कर, कुछ नहीं करना, नीचे वाले कीजिएगा, ऊपर में जा क्वेश्चन। अच्छा जी, ये थोड़ा सा आप डिटेल रिकवरेबल अमाउंट के कुछ एलिमेंट्स की बात मैं करूँगा, इसको भी अच्छी तरह नोट कर लेना। रिकवरेबल अमाउंट का पहला एलिमेंट क्या होता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्या होता है लेस? अब आपके जहन में ये आएगा कि फेयर वैल्यू क्या होती है। तो IS 36 ये कहता है कि फेयर वैल्यू नॉर्मली तो मार्केट वैल्यू होती है। नॉर्मली का वर्ड यूज़ करता है, नॉर्मली क्या होती है, मार्केट वैल्यू। लेकिन साथ वो एक बात और भी करता है, नॉर्मली कहा तो ये हमेशा ऐसे नहीं होगा, वो कहता है एस्टिमेटेड वैल्यू भी हो सकती है, वैल्यू ऑफ सेल। अब इससे मुराद ये है कि कोई स्पेसिफिक बायर आपको मिल गया, गाहक मिल गया, उसके साथ आपकी नेगोशिएशन हुई, वो किसी प्राइस पे आप दोनों एग्री कर गए। अब वो हो सकता है प्राइस नॉर्मल मार्केट प्राइस के बराबर ना हो, वो उससे ज़्यादा भी हो सकती है और उससे क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो आई कैप ऐसी बातों पे डॉज डूज दे देता है, रट्टा नहीं लगाना कि ये हमेशा मार्केट वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू ही होनी चाहिए लेकिन नहीं भी हो सकती। ठीक है, नॉर्मली क्या फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू, लेकिन दो पार्टीज़ का आपस में नेगोशिएटेड प्राइस यानी एस्टिमेटेड वैल्यू भी हो सकती है। उसके बाद फेयर वैल्यू के बाद है लेस कॉस्ट टू सेल। इसके अंदर वो कहते हैं जी आपकी लीगल कॉस्ट आती है। अगर आपको एसेट बेचने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ निभानी थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया, कोई वकील हायर किया, कुछ खर्चे हुए, वो आ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी आ जाएगी, अगर कोई कैरीज आउटवर्ड या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, किराया पे करना पड़ा एसेट बेचने के लिए, कोई आपको बेचने से पहले एसेट की रिपेयर मेंटेनेंस करवाई, उसे सही हालत में लेके आए तो फिर बिका, वो खर्चा, आपकी कोई ट्रांजैक्शन टैक्सेस अगर कोई गवर्नमेंट लगाती है बेचने पे, वो आ जाएंगे इसमें। और इसी तरह की चीज़ें हैं कि लीगल कॉस्ट, ट्रांजैक्शन टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। हाँ, अगर कोई एसेट किसी जगह इंस्टॉल था तो आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा,
कॉस्ट ऑफ रिमूवल आ सकती है। तो ये सारे खर्चे किस में आ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेलिंग में। इवन कई दफ़ा कोई कमीशन एजेंट दरमियान में हायर हुआ, उसने बकवाया, उसकी कमीशन आ सकती है। कमीशन आप ब्रोकर कह सकते हैं जिसने बकवाया हमारा से। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो एसेट को बेचने के लिए ज़रूरी था तभी बिकेगा एसेट, अगर ये खर्चे आप करेंगे तो उन सब को क्या हम समझेंगे, कॉस्ट टू सेल। हाँ, इसमें एक बात स्टैंडर्ड ने बड़ी क्लियर की है, वो कहते हैं कि कई दफ़ा एसेट जब आप बेच देते हैं तो आप अपने बिज़नेस को रीऑर्गेनाइज़ करते हैं। क्या करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं कि अब नए सिरे से हमने बिज़नेस इस एसेट के बाद शुरू करना है। उसके बाद कुछ खर्चे जो रीस्ट्रक्चरिंग पे आते हैं आपके आफ्टर डिस्पोजल ऑफ एसेट, वो अगर एग्जामिनर ने दिए भी हों क्वेश्चन में, उनको कॉस्ट टू सेल नहीं समझना। क्या नहीं समझना, वो कॉस्ट टू सेल नहीं है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, जो कॉस्ट एक्सक्लूड करनी है यहाँ से वो क्या है, आफ्टर डिस्पोजल ऑफ एसेट। एसेट जब बिक जाए तो बिज़नेस में जो को रीऑर्गेनाइज या रीस्ट्रक्चर करने की जो कॉस्ट है, और रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट कौन सी जी, इज नॉट एडेड इन कॉस्ट टू सेल। कहाँ नहीं ऐड करनी, कॉस्ट टू सेल में। ये एक्सक्लूजन पॉइंट है। अच्छा, आई कैप वाले क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करते हैं, हमारा एग्जामिनर इस तरह का, वो इस तरह का वर्ड अगर लिख दे, वो कहे जी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट इतनी आई है ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ एसेट। इसकी वजह से अब एसेट तो बिक चुका है, उसके बिकने के बाद उसकी वजह से वो कहें हमें रीऑर्गेनाइज करना पड़ा, तो आपने ये नहीं समझना कि वो कॉस्ट टू सेल है। वो आपको डॉज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, वो बाद की बात है, आप ना भी करते रीऑर्गेनाइज, वो तो बिक गया था, वो क्या हो गया था। तो वो वर्ड इवन इतना डायरेक्ट यूज़ करके आपको इसके साथ अटैच करवाएं कि ये उसके बिकने की वजह से हमें करनी पड़ी रीऑर्गेनाइजेशन, फिर भी आपने इसे कॉस्ट टू सेल नहीं समझना। ठीक हो गया जी। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अगर रेडीमेड ना दी हो, आई कैप स्टाइल में कोई झांसा झूसा मारा हो, तो इन बातों का पता आपको हो कि फेयर वैल्यू किसको कहते हैं, कॉस्ट टू सेल किसको कहते हैं। नोट कर लें। अल्टीमेट हमारा पॉइंट तो मेजर वही है कि हमने क्या कैलकुलेट करनी है, रिकवरेबल अमाउंट। इस पे गौर कर लो अच्छी तरह प्लीज़। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, पहला इंग्रेडिएंट क्या कैलकुलेट करने का, रिकवरेबल अमाउंट। दूसरे पे चलते हैं जी। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या था, वैल्यू इन अच्छा, वैल्यू इन यूज़ में हमने क्या लेनी होती है, फ्यूचर कैश फ्लोज। क्या लेनी होती है, फ्यूचर कैश फ्लोज। पहले उन्हें एस्टिमेट करना होता। आज बैठ के हमने अंदाज़ा लगाना होता है कि अगर फ्यूचर में हम इस एसेट को बेचें ना और यूज़ करते रहें, क्या करते रहें, तो यूज़ करके हमें ये कितनी कैश फ्लोज कमा के दे देगा। ये अंदाज़ा, ये एक्चुअल नहीं है। अब ये जो अंदाज़ा आपने लगाना है, इसमें कौन कौन सी कैश फ्लोज इंक्लूड करनी है, वो पहले मैं लिख रहा हूँ। एक तो करनी है कैश इनफ्लोज। क्या करनी है, फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज़ ऑफ एसेट। अगर आप कंटिन्यूइंग उसे यूज़ करते रहें तो जो इनफ्लोज, जो रेवेन्यूज़ कमाएंगे, इनकम्स कमाएंगे उस एसेट से, वो कितनी है। फिर आपने इसमें एस्टिमेट करनी है कैश आउटफ्लोज। क्या करनी है, यानी वो खर्चे टू यू। अच्छा जी, वैल्यू इन यूज़ में सबसे पहले पॉइंट क्या है जी, आपने फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टिमेट करनी है जो आप एसेट को यूज़ करके अर्न करेंगे। उसमें मैंने कहा आपने कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना है। पहले क्या है, वो कैश फ्लोज जो एसेट को यूज़ करके आप कमाएंगे। दूसरी वो आउटफ्लोज जो आपको कैश खर्च करनी पड़ेगी
क्योंकि आप एसेट को ऑपरेट कर रहे हैं। क्या करें? ऑपरेट करेंगे तो उससे फ़ायदे भी उठाएंगे ना। तो जब ऑपरेशन होता है, एसेट चलेगा तो उस पर खर्चे भी होंगे। क्या होंगे? जैसे उसकी रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह होगी, उसकी फ्यूलिंग होगी, उसमें ऑयल डलेगा, सारा कुछ। तो ये खर्चे क्या हैं जी? आउटफ्लो में आ जाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं जी मेजर एक और बात कि वेरिएशंस जो आए, क्या आए? इन फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। आए से मुराद ये है कि आपको आज बैठ के एस्टिमेटेड लग रहा है कि आज जो हम बात कर रहे हैं 1 साल बाद ऐसे होगी, लेकिन दूसरे साल ऐसे हो जाएगी, तीसरे साल ऐसे हो जाएगी। जैसे सपोज़ करूँ मैं कहूँ जी, वो कहते हैं 1 लाख की हम कैश फ्लो अर्न करेंगे पहले साल, लेकिन दूसरे साल वो 10% बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? तीसरे साल वो 20% बढ़ जाएगी। जो कॉस्ट अब मैं ऑपरेट करने पे एसेट पे 1 साल बाद खर्च करूँगा, अगर वो 2 लाख है तो वो हर साल 15% बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? ये वेरिएशंस हैं। यानी यहाँ कैश फ्लो का ज़्यादा होना या क्या होना, कम होना। अगर आप वो भी एस्टिमेट कर रहे हो आज बैठ के, तो उनका इफ़ेक्ट भी इन दोनों पे डालना है, इनफ्लो पे भी और किस पे? आउटफ्लो पे। और वो वेरिएशन क्या होंगी? या इंक्रीज़ या डिक्रीज़, या इन्फ्लेशन कह लो या डीफ्लेशन कह लो। क्या कह लो? कॉस्ट यहाँ बढ़ जाएगी या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रेवेन्यू यहाँ ज़्यादा हो जाएगा या क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने नेट डिस्पोजल प्रोसीड, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, उसको भी हमेशा कैश फ्लो में इंक्लूड करना। ये आखिरी साल होगी। कब होगी? अच्छा, तो ये भी जब वैल्यू यूज़ आपने निकालनी है तो लास्ट ईयर की कैश फ्लो में ऐड कर लो इसे, या इसको अलहदा लिख लो और आखिरी साल की नॉर्मल कैश फ्लो को अलहदा लिख लो। क्योंकि डिस्काउंट फैक्टर सेम लगना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इंक्लूड होनी है फ्यूचर कैश फ्लोज के एस्टीमेट में। ठीक हो गया जी? एक्सक्लूड क्या करना जी? अब इसमें भी एक्सक्लूजन पॉइंट है जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट करने हैं। ये वो कॉस्ट है जो इंक्लूड नहीं करनी, चाहे आपको दी भी हो। सबसे पहले है डेप्रीसिएशन। क्या जी? डेप्रीसिएशन क्योंकि एस्टिमेटेड खर्चा होता है, वो तो कैश फ्लो होती नहीं है, तो उस कभी भी फ्यूचर कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद आपकी जितने भी फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस हैं, कौन से ट्रांजैक्शन? इससे मुराद क्या है? इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? इंटरेस्ट इनकम को इनफ्लो में नहीं लेंगे और इंटरेस्ट एक्सपेंस को कहाँ नहीं लेंगे? आउटफ्लो में। दिया भी हो तो आपने क्या करना? इग्नोर करना। क्या करना? इसके बाद आपने टैक्स रिलेटेड रिसीट्स और पेमेंट्स को इग्नोर करना। टैक्स रिलेटेड रिसीट्स एंड पेमेंट्स, यानी टैक्स एक्सपेंस हो, टैक्स का कोई रिफ़ंड हो, इस तरह की किसी चीज़ को अगर क्वेश्चन में दिया भी आया तो आपने कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद आपने, अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन ये दे, देखो ये जो कैश फ्लो हम एस्टिमेट कर रहे हैं ना बैठ के आज, वो ये है कि वो कैश फ्लो जो एसेट की करंट कंडीशन में है, किस पे? एसेट जो जिस हालत में अभी है उसी हालत में अगर वो रहे तो फिर हम कितनी कैश फ्लो कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे अपग्रेड कर दें, क्या कर दें? कोई ऐसा पुर्जा लगाने का सोच रहे हैं जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो ये स्टैंडर्ड कहता है, उसको मैं नहीं मानता। अगर आपने कॉस्ट ऑफ अपग्रेडेशन को इनकर की है तो उस अपग्रेडेशन से चाहे कोई नई कैश फ्लो अर्न भी करो तुम, या अपग्रेडेशन पे कोई खर्चा भी हो, वो तुमने कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं करना। तो मैं इधर लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ एसेट, ये भी इंक्लूड नहीं करने कैश फ्लो में। फिर एक लिखा हुआ है जी, अगर आप
रीस्ट्रक्चर करते हो अपने बिज़नेस को, रीऑर्गेनाइज करते हो इम्पेयरमेंट के बाद, और उसकी वजह से कोई कैश फ्लो इनकर नहीं होती है या अर्न होती है, तो वो भी आपने फ्यूचर कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं करने। तो उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, या रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। क्या कहते हैं? अब इससे मुराद ये है कि एसेट के यूज़ का तरीका आपने चेंज किया। क्या किया? तो वो तो आज बैठ के तो तुम जिस तरीके से यूज़ कर रहे थे, तुमने कहना उसी तरीके से अगर मैं यूज़ करूँ तो फ्यूचर में कितना कमाऊँगा। अगर तुम तरीका भी चेंज कर रहे हो तो वहाँ तो वेरिएशन आएगी। तो रीऑर्गेनाइजेशन या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिज़नेस की कॉस्ट भी कभी इंक्लूड नहीं करनी कैश फ्लो में। ना अपग्रेडेशन ऑफ एसेट करके उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस करो, वो कैश फ्लो भी नहीं आएगी। टैक्स रिलेटेड कोई कैश फ्लो नहीं आएगी, चाहे रिसीट हो चाहे पेमेंट हो। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन की कोई कॉस्ट इंक्लूड नहीं करनी, और डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करनी। और सीधी सीधी कंटिन्यूइंग यूज़ की इनफ्लोज, कंटिन्यूइंग यूज़ की वजह से जो आउटफ्लोज, और अगर फ्यूचर में कोई वेरिएशंस है और एंड पे अगर बिक जाएगा एसेट तो उसकी क्या नेट डिस्पोजल प्रोसीड, ये इंक्लूड होनी है। ये किसके एस्टिमेट हमने किया? फ्यूचर कैश फ्लोज को। फिर एक और होता है वैल्यू इन यूज़ में एक चैलेंज कि डिस्काउंट रेट भी होता है। क्या होता है? तो ये स्टैंडर्ड ने कहा है कि जो डिस्काउंट रेट आपने यूज़ करना है, क्या करना, वो आपने रिस्क फ्री मार्केट रेट यूज़ करना है। कौन सा? फ्री मार्केट और होना वो चाहिए प्री टैक्स रेट। क्या होना चाहिए? अब देखो, अगर हम कैश फ्लो में टैक्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो फिर रेट भी कौन सा लेना है? टैक्स से पहले वाला कौन सा लेना? अभी दो तरह आपको ट्रैप करेगा, एक पोस्ट टैक्स रेट दे देगा, एक प्री टैक्स देगा। आपने कौन सा लेना? प्री टैक्स। कौन सा लेना? तो आपकी वैल्यू यूज़ में हमेशा जो डिस्काउंट रेट यूज़ होगा वो प्री टैक्स है। जिन क्वेश्चन में खामोश रहता है, ऐसी बात नहीं करता, तो अज्यूम्ड है जो डिस्काउंट रेट दिया है वो कौन सा है? प्री टैक्स। और जिन क्वेश्चंस में ऐसे डॉज देता है, प्री भी देता है और पोस्ट भी देता है, वहाँ क्या समझेंगे हम? किसको यूज़ करना? प्री टैक्स को। अच्छा, ये जो रिस्क फ्री मार्केट रेट है, ये जो भी गिवन हो अज्यूम करना वो रिस्क फ्री है। वो कौन सा? रिस्क फ्री अनटिल अनलेस वो आपको कोई वेरिएशन ना दे खुद। उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ मैं, वो वेरिएशन की। अच्छा, जो आपका एसेट है वो, उसके साथ अगर कोई बिज़नेस रिस्क एसोसिएटेड है और वो मार्केट के फ्री रेट ऑफ डिस्काउंट से मैच नहीं कर रहा, तो फिर ये स्टैंडर्ड एक ऑप्शन देता है कि आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैश फ्लोज को भी और डिस्काउंट रेट को अपने एसेट की नेचर के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता। अब ये तब है जब वो हमें कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे, ओके मार्केट रिस्क फ्री मार्केट रेट 10% है, लेकिन हमारा बिज़नेस रिस्क जो है एसेट से रिलेट करता है वो 2% है, तो इसलिए हमें यूज़ हमारा प्लस अगर 2% हो जाए तो रेट कितना यूज़ करना चाहिए? 12%। कितना करना चाहिए? लेकिन ये कब हम 12% समझेंगे? जब वो हमें इन्फॉर्मेशन देगा। वो कहेगा कि आपका रिस्क जो एसेट का है वो मार्केट का जनरल रिस्क नहीं है, आपका ज़्यादा रिस्क है। क्या? तो फिर आप उस रिस्क का फैक्टर दे देगा हमें, हम नॉर्मल रिस्क फ्री मार्केट रेट में उसे क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर वो खामोश रहता है तो फिर जो नॉर्मल मार्केट का रेट है वही हम यूज़ करेंगे क्या करने के लिए? डिस्काउंट करने के लिए। अब अगर नोट करें तो पिछले 10 मिनट से जो मैं बातें कर रहा हूँ ये वो बातें हैं जो नॉर्मल किसी भी कॉन्सेप्ट को जिन्होंने चेंज नहीं करवाया, ये तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर जो दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है उनके अंदर प्रीकॉशन है कि किस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करना, किसको कैसे करना। बात तो उधर ही है कि हमें रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? दैट इज़ हायर ऑफ वैल्यू इन यूज़ और फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल।
लेकिन क्योंकि आई कैप का एग्जामिनर जब इस टॉपिक को पूछता है तो वो ऐसी बातें करता है, वरना तो बहुत आसान हो जाए। जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया है, इस तरह करके पूछेगा तो ये तो वो MCQ समझेगा, इसे क्या समझेगा? वो तो सिर्फ आपसे कैलकुलेशन करा रहा है, वो थोड़ा बहुत डॉज देगा कि ख़ुद भी पिक करो ये क्या तुमने ऐड करनी है चीज़ें, क्या ऐड नहीं करनी। समझ लो जो ये अब बातें की हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट थे, इनको इंक्लूड करके क्वेश्चन आता है आपको। अगर 8-9 नंबर का यहाँ से आए तो ऐसी बातें वो करता है, फिर 8 नंबर देता। ठीक है, यानी किस कैश फ्लो को पिक करना है, किसको पिक नहीं करना। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में कौन सी कॉस्ट टू सेल लेनी, कॉस्ट कौन सी नहीं लेनी, फेयर वैल्यू किसको समझना है। तो ये जब लेक्चर आज मेरा सुनोगे तो अच्छी तरह इनको अपने दिमाग में स्टोर कर लेना, समझ लेना। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे फ़ौरन आपने मेरे साथ डिस्कस करना। अब ये इसी दायरे के अंदर इस पूरे स्टैंडर्ड ने घूमना है, और वो दायरा क्या है कि हमने कैलकुलेट क्या करना है, इम्पेयरमेंट लॉस क्या करना, और वो किसका डिफरेंस होता है, कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट का। और अब रिकवर अमाउंट के अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी हैं जो कि नॉर्मली बच्चे इग्नोर कर देते हैं। ये थोरेटिकल एस्पेक्ट होते हैं स्टैंडर्ड्स के, इनको जब वो एग्जामिनर यूज़ करता है पेपर में तो आप कहते हैं बाहर से आ गया पेपर। हालांकि बाहर से नहीं डालता, वो तो स्टैंडर्ड को पढ़ के जो लाइनें उनको यूज़ कर रहा होता। जैसे मैंने अभी आपको बात कही कि मार्केट रेट ही यूज़ होता है लेकिन एडजस्टमेंट हो सकती है, तो ये बात स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? लेकिन आप लोगों ने, क्योंकि ज़्यादातर कुछ टीचर भी इतनी डिटेल नहीं बताते, कुछ आप भी मेजर क्वेश्चन करके चले जाते हैं। आई कैप उस बात को जाके टच कर लेता है जो चेक करता है कि शायद इन्होंने पढ़ी है कि नहीं, और आप कह देते हैं पेपर बड़ा मुश्किल आ गया, बाहर से आ गया। कहाँ से आ गया? तो हम इंशाल्लाह पूरी बात करेंगे जिस तरह वो क्वेश्चन पूछ सकता, ताकि आपको कोई बात बाहर से ना लगे इंशाल्लाह। इसको, इन बातों को नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें ऐसी सारी बातें हैं हमसे वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है। आगे करो दोस्तों, थर्ड वाले पे। तीसरे वाले पे नीचे है। अच्छा, जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजे हैं 5, उसमें थर्ड वाले को ज़रा हम लेके आ रहे हैं, हमारी इस डिस्कशन से मैच करता है। फिर पूछा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इफ़ एनी ऑन प्लांट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 18। सिमिलर टाइप की रिक्वायरमेंट जैसे क्वेश्चन 1 में की थी। ऊपर आ जाइएगा प्लीज़। ऊपर आके बता रहा है हमें कि जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज डिस्क्लोज इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एप्रीकोड APL फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 18 इंक्लूड अ प्लांट हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 610 मिलियन। पहली बात तो फिर रेडीमेड बता दी, इस ट्रेड की क्या बता दी, कैरिंग वैल्यू। नीचे फिर वो कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट हैज़ बिन डिटोरिएटिंग सिंस लास्ट ईयर विच इज़ अफेक्टिंग APL सेल्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेट रिलेट टू द प्लांट फॉर द ईयर एंडेड जून 2019। आने वाले फ्यूचर ईयर की ये प्रोजेक्शंस दी हुई हैं। 30 जून 18 पे कैरिंग वैल्यू कितनी है, 610। इसी डेट को हमें पूछ रहा है इम्पेयरमेंट लॉस है या नहीं है। नीचे आइएगा जी। पहला लिखा हुआ है इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द प्लांट 250 मिलियन, ये लिखा हुआ जी। कैश इनफ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज़ ऑफ एसेट करंट कंडीशन में, किस कंडीशन में, तो इसको तो लेंगे बिल्कुल। जब वैल्यू यूज़ निकालेंगे तो ये वाली इनफ्लो वैल्यू यूज़ में आएगी। कहाँ आएगी? मैं ऐसे करके एक टिक लगाता जाऊँगा जो कैश फ्लोज आनी है जी। ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रीसिएशन, क्या लिखा हुआ? अभी मैंने कहा कि कैश फ्लो टू ऑपरेट दी एसेट वो इनफ्लो में आनी, आपकी वैल्यू यूज़ में आनी है, तो ये भी आएगी। कहाँ इंक्लूड होगी वैल्यू इन यूज़। फिर कह रहा है डेप्रीसिएशन, क्या कह रहा है वो, देखो एक्सक्लूजन की लाइन में मैंने डेप्रिसिएशन लिखी है कि डेप्रिसिएशन को कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं करना, ये एक्सक्लूजन। इसका मतलब है ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे, मैं क्रॉस लगा देता हूँ।
ये वैल्यू इन यूज़ में नहीं आएगी कैश फ्लो। ठीक हो गया जी। फिर कहता है एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 30 जून 2018 अक्रूवल्स। क्या जी? 2018 के खर्चे हो चुके थे, आप उसका फ़ायदा उठा चुके थे, लेकिन अभी आपने पे नहीं किए, वो किए 19 में हैं। कब किए? तो भाई हम तो आज बैठ के फ्यूचर को सोच रहे हैं। किसको सोच रहे हैं? फ्यूचर का कैश फ्लो में पास्ट की आपकी जो कॉस्ट होती है वो इंक्लूड नहीं होते। एमएफए में पढ़ोगे जब एनपीवी तो ज़्यादा चीज़ें ये क्लियर होंगी। बहरहाल जब फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट होती है तो पास्ट कॉस्ट इररिलेवेंट होती है। क्या होती है? तो आपने पहले कॉस्ट का फ़ायदा उठा लिया था, बेशक पेमेंट अभी कर रहे हो तो आप फ्यूचर की कैश फ्लो में ये इंक्लूड नहीं होंगे, तो ये भी वैल्यू इन यूज़ में इंक्लूड नहीं होंगे। आगे कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लांट कैपेसिटी। अभी मैंने कहा था अपग्रेड करने के लिए एसेट को अगर कोई कॉस्ट आप इनकर करेंगे तो वो इंक्लूड नहीं होगी। इंक्रीज़ करना यानी क्या करना? अपग्रेड करना। तो 60 भी इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे ही है भाई। एडिशनल इन्फ्लोज नेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अपग्रेड। तो अपग्रेड करोगे तो ज़्यादा इन्फ्लो भी आएंगी, लेकिन ना इन्फ्लो लेनी है ना आउटफ्लो लेनी है। अपग्रेडेशन की वजह से चाहे इन्फ्लो आए चाहे क्या आए, दोनों नहीं लेने। इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी मैंने कहा फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस इंक्लूड नहीं करने, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगी। अब देख लो जो मैंने बातें की एग्जैक्ट आपने वो टॉपिक मेरा सुना, समझ लिया, तो क्वेश्चन में आधी से ज़्यादा चीज़ें तो वैसे निकल गई। उसके बाद है मेंटेनेंस कॉस्ट। कौन सी है? अच्छा, एसेट को ऑपरेट करने के लिए उसे मेंटेन तो करना पड़ सकता, रिपेयर मेंटेनेंस होगी तो वो ऑपरेट होता रहेगा। तो ये कॉस्ट तो आ जाएगी कैश आउटफ्लोज टू ऑपरेट द एसेट, ये आएगी। ये बिल्कुल वैल्यू इन यूज़ में आएगी। किस में आएगी? वैल्यू इन यूज़। टैक्स पेमेंट, अभी कहा था टैक्स की किसी पेमेंट को इंक्लूड नहीं करना, तो ये भी वैल्यू यूज़ में नहीं आएगी। अब देख लो जो हमने बातें डिस्कस की हैं उसकी बेस पे मैंने ये जो टिक लगाए हैं, सिर्फ 3 कैश फ्लोज मुझे नज़र आई इतनी लंबी लिस्ट में से जो हम इंक्लूड करेंगे। 250 की इनफ्लो, 25 की ऑपरेशनल कॉस्ट और 15 की क्या? मेंटेनेंस कॉस्ट। बाकी सारी चीज़ों को आपने वैल्यू इन यूज़ निकालते हुए कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं करना। फिर वो नीचे कह रहा है कैश फ्लो फ्राम द प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू बी डिक्रीज बाय 15% ईच ईयर फ्राम 220 एंड ऑनवर्ड। द प्लांट रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 ईयर इज़ एस्टिमेटेड टू बी 100 मिलियन। अभी मैंने वेरिएशंस लिखी थी। क्या लिखी थी? कि अगर फ्यूचर की कैश फ्लो में कोई इनफ्लो या आउटफ्लो में वेरिएशन आए तो वो इंक्लूड करनी है। वो क्या करनी है? वो कहता है वेरिएशन आएगी। अब उसने वर्ड लिखा कैश फ्लोज। क्या लिखा? उसने इनफ्लो आउटफ्लो नहीं लिखा। जब इकट्ठा कैश फ्लोज लिखा जाए तो इससे मुराद होता है नेट कैश फ्लोज। क्या होता है? और नेट कैश फ्लो का फार्मूला क्या होता है? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। तो आप पहले इसका मतलब इस क्वेश्चन में कैश इनफ्लो माइनस क्या करेंगे? कैश आउटफ्लोज, और बाद में जो फिगर आएगी नेट कैश फ्लो उसको फिर इंक्रीज़ करोगे। क्या करोगे? डिक्रीज़ सॉरी हो रही है, उसे क्या करोगे? डिक्रीज़ करोगे। हर नेक्स्ट ईयर में कितनी कम हो रही है 2020 के बाद? 15%। तो 18 में बैठ के आने वाले 2 साल में तो कुछ नहीं होगा। 15 ईजिए फ्राम ईयर 220 नहीं, 19 में सिर्फ कुछ नहीं होगा, 20 से ये कम होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है जी आपकी जो आखिर पे जो नेट डिस्पोजल प्रोसीड है रेजिडुअल वैल्यू वो आप कितनी कमा सकते हो? ये मैंने कहा इंक्लूड करनी है। ऐसे ही ना, आखिरी साल की कैश फ्लो में ऐड कर लो और वो कितने मिलियन है हमारी? 100 मिलियन। कितनी? ये भी इंक्लूड होगी। तो जो जो कुछ हमने इंक्लूड कहा एक्सक्लूड कहा वो यहाँ से क्लियर हो गया। नीचे वाले पैराग्राफ की दोनों बातें क्या होंगी? इंक्लूड होंगे। नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे करें। हाँ, एन ऑफर ऊपर आओ, थोड़ा सा ऊपर आओ।
हाँ जी, एन ऑफर हैज़ बिन रिसीव्ड टू बाय द प्लांट इमीडिएटली फॉर 570 million, बट APL हैज़ टू इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू द कस्टमर, लीगल कॉस्ट। अब ये बात हो रही है फेयर वैल्यू की। ऑफ़र आई है, ये कोई मार्केट वैल्यू तो नहीं है। मैंने कहा था अगर आपको ऑफ़र आ जाए तो समझे ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? ठीक है, ये भी हम लेंगे। ये क्या फेयर वैल्यू है? इसे क्या समझा जा सकता है? फेयर वैल्यू। ठीक है, लीगल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ डिलीवरी दोनों मैंने लिखी हैं, इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? ये किस में आएंगी? कॉस्ट टू सेल में। तो 570 में से 45 और 10 लेस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब ये वाला एरिया तो नहायत आसान है, वैल्यू यूज़ की कोई कैलकुलेशन लग रही है, हमें करनी पड़ेगी। और आने वाले पीरियड में ऊपर आइएगा, कितने साल वो कहता था बाकी हैं। 18 के एंड पे हम खड़े थे, 19 की प्रोजेक्शंस बताई हैं, और वो कह रहा था यूज़फुल लाइफ कितनी रह गई हमारी, कुछ बताया उसने? थ्री ईयर्स, 3 साल हैं जी। इसका मतलब 18 के एंड पे नेक्स्ट पहला साल 19 है, फिर 20 है, और फिर क्या? 21 है। इन 3 सालों में हमने कैश फ्लोस को लिख के फिर डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट रेट कितना दिया हुआ? 15%, 9%, कितने परसेंट एंड पे आए दिया होगा? हाँ जी, 9%। कितने रहे? 9%। चलें जी, इसको करते हैं हम क्वेश्चन को। बेटा ये साफ करें, उधर वाली ऊपर हेडिंग के अलावा करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस कर ली उसकी सारी क्वेश्चन को गौर से पढ़ के। अब हम रिक्वायरमेंट है कि इम्पेयरमेंट लॉस है या नहीं, तो हमें कैरिंग वैल्यू उसने रेडीमेड 30 जून 18 की जिस दिन इम्पेयरमेंट टेस्ट होना बता दी, और वो कहता है 610 मिलियन है। कितने मिलियन है? अब हमने क्या निकालनी है? रिकवरेबल अमाउंट, और वो क्या होती है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जिसकी इंफॉर्मेशन बड़ी आसान थी हमारी। कितने का बिकेगा एसेट? 500 कितने का? 570। और कॉस्ट कितनी आएगी? लीगल कॉस्ट थी, सॉरी डिलीवरी कॉस्ट थी 45, लीगल कॉस्ट थी 10, दोनों को लेस करते हैं तो कितने आई? 515। ये हमने इधर ही कर ली। फिर आती है वैल्यू इन यूज़। क्या आती है? उसके लिए हम करेंगे वर्किंग 1, और फिर हम लिखेंगे विच एवर इज़ हायर। रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी? विच एवर इज़ हायर, ऐसी होगी ना। और फिर अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ तो बात की बात। अब हम वर्किंग 1 करते हैं जी। अब ईयर्स क्या क्या हैं जी प्लीज़? दो 2019, फिर अच्छा ये एक स्टाइल भी है ईयर्स को लिखने का। ठीक है जी, यहाँ नरेशंस लिख लेंगे, यहाँ ईयर्स के कॉलम बना लिए हमने। पहले क्या लिखेंगे जी हम? कैश इनफ्लोस कितनी कितनी है बताते जाओ। अच्छा हम इकट्ठे कर लेते ना, नेट करके कर लेंगे। ये 250 आएगा ना तीनों में। और आउटफ्लो कितने थे? हर साल थे, हर साल। और वो ऑपरेशन वाली को कितने थे? कैश आउटफ्लोज में ये थी मेंटेनेंस कॉस्ट। क्या थी? ये हमने टिक लगाया था, इसको लेना है। और अब क्या? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, वो कितनी? हर साल।
अब हम इनफ्लो में से आउटफ्लो लेस करके ले लेंगे नेट कैश फ्लोस। कितनी आती है हर साल? कितनी? और 20 के बाद इसने कितना कम होना? अच्छा, एक दफ़ा लिख लें, बाद में कम भी किया जा सकता है, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो अगर ये 210 है तो डायरेक्ट ही हम कम कर देते हैं 15%। यानी आपने यहाँ क्या लेना है, इधर देखो 210 का 85%, 0.85 से ज़रूर दे दो, कितना है? हाँ, 0.5। अब हर साल ऐसी होना, तो अब 1785 का कितना लेंगे? 0.85, 15173। ये देखें जी हमने क्या किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, वो कहता है कैश फ्लो 15% डिक्रीज़ करेगी, और कैश फ्लो का मुराद क्या है? नेट कैश फ्लो। क्या? और नेट कैश फ्लो का फार्मूला उधर लिखा मैंने, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। उसने कहा जी 19 में तो ऐसे ही रहेगा, 20 से ऑनवर्ड, स्टार्ट 20 से होगा, पिछली नेट कैश से अगली नेट कैश फ्लो कितनी कम होगी? 15%। तो हमने 210 का 15% कम यानी 85% लिया, वो आ गया। फिर जो अब आई है इसका मज़ीद 15 कम होगा कब? 21 में, फिर उसको ले लिया। ठीक हो गया जी। अब हम फाइनल फिगर पे पहुंच गए। अब हमें क्या चाहिए? डिस्काउंट फैक्टर। कितने परसेंट पे? 9% पे। %9 जो किस तरह आएगा? 1 + R उसकी पावर -n। क्या क्या फैक्टर है जिन पर? अच्छा, डायरेक्ट कैश फ्लो निकाली हुई, चलो वो भी ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर नहीं, आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। क्या निकाल ली? ये नेट कैश फ्लो है। अब हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोस, ऐसी ना। और इसका फार्मूला क्या होगा? नेट कैश फ्लोस मल्टीप्लाई बाय 1 + R उसकी पावर क्या? n। R रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 9% है, और -n यानी 19 में -1 आएगा, 20 में -2, और तीसरे साल क्या आएगा? -3। अच्छा, कितना आता है? 1 170 17। अब अभी एक कैश फ्लो तो रहती है नेट डिस्पोजल वाली, वो इसमें नहीं ना डाली अभी हमने। अब हमें पता है एक नेट डिस्पोजल यानी कि रेजिडुअल वैल्यू भी है, और वो कितने का बिक जाएगा? 100 मिलियन का, ऐसी है ना। और वो तीसरे साल ही है, तो लो तीसरे साल उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी? 77। तो तीसरे साल 2 कैश फ्लोज आए, एक वो 100 रुपये की जो बिकेगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और एक नॉर्मल की, ऐसे। अब हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर लेंगे, तो आ जाएगी वैल्यू इन यूज़। क्या आ जाएगी? पहले साल कितनी है टोटल? 193। दूसरे साल कितनी है? 150। इसको ऐड करो 117 और 77 को, 190 117 और 77। देखो लास्ट ईयर में वेरिएशन जो आई वो क्यों आई? क्योंकि वहाँ नेट डिस्पोजल प्रोसीड थी। कितना? 194। अब इन तीनों को ऐड कर लो। ये टोटल वैल्यू यूज़ कितनी आई? 530। नहीं जी, इसके लिए सारी कैलकुलेशन हुई। 537 हमारी क्या आ गई? वैल्यू इन यूज़। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमने कितनी निकाली थी? 515। ये कितनी आ गई? 537। विच एवर इज़ हायर क्या? 537। 37 ही है ना, तुमने बताया 537 है। अब फिर हम जब गौर करते हैं तो कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट क्या कम है, तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस आया। कितना आया? डिफरेंस जो है वो क्या? इम्पेयरमेंट लॉस, यही हमसे पूछा था। और ये कितना आया? 73 का। ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, ऑब्वियसली अब प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा।
एंट्रीज़ की वही होगी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। तो आज वाली जो आपने लेक्चर गौर से इंशाल्लाह आप जब देखोगे तो ये तकरीबन 80-90% स्टैंडर्ड पूरा आपने पढ़ लिया। एक रीवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन कल हम शुरू करेंगे कि एसेट अगर पहले रीवैल्यू हो और बाद में इम्पेयर्ड हो जाए तो क्या करना। इसके अलावा आपने नॉर्मल क्वेश्चन में हर कम्प्लिकेशन भी देख ली। एग्जाम्पल 3 बहुत अच्छी थी, किन कॉस्ट को इंक्लूड करना है, किसको क्या करना है एक्सक्लूड। एग्जाम्पल 1 ने आपका कॉन्सेप्ट नॉर्मल बनाया। अब ये कुछ होते हैं ना, कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जब कोई टॉपिक चल रहा हो, तो आप समझ लें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर था। जिसने आज गौर से समझ लिया उसने तकरीबन इम्पेयरमेंट वाले स्टैंडर्ड को पकड़ लिया अपने हाथ में। अब उसने आगे छोटी मोटी चीज़ों को समझना है तो उसे ये पूरा स्टैंडर्ड आ जाना। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे जी। साथ साथ क्लासेस को देख के समझ के क्वेश्चन हो तो मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।